हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को बायो सेवर्ट का नियम बताया गया था। ठीक है, आज आपको बताएंगे कि निर्वात की जो चुंबकशीलता लिखी थी उसका मात्रक तो आप जान रहे थे। म्यू इक्वल टू वैल्यू आई थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कभी आपको म्यू नॉट की यदि विमा निकालनी पड़े म्यू नॉट की तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। म्यू नॉट की यदि हमें विमा निकालनी हो तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन की विमा जानते हैं mL/P-2 और एम्पियर स्क्वायर की A2 हो जाएगी, तो इसकी विमा क्या निकल आएगी? इसकी विमा निकल आएगी mL/P-2 A- जरूरत पड़े तो। ठीक, इस तरह से हम विमी सूत्र म्यू नॉट का कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आज आपको बताते हैं कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है और निर्वात की चुंबकशीलता है, इनमें संबंध क्या होगा। देखो ध्यान दो, यहां पर लिखेंगे कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक, इनमें क्या रिलेशन आएगा? देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, विद्युत में हम पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और वहां पर उसकी यूनिट होती न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो विद्युत में आप लोग पढ़े हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और आता है इसका यूनिट न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये आता है ये। ठीक, इसको हम क्या करें, इक्वेशन 1 डाल दें। आप लिखेंगे चुंबक में म्यू नॉट आता है, तो चुंबक में आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी बताया? म्यू नॉट का मान क्या बताया था? म्यू नॉट का मान बताया था 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और आवश्यकता हो तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का निकाले तो 10⁻⁷ आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये मान किसमें पढ़ा था? बायो सेवर्ट के नियम में बताया था, म्यू नॉट अपान 4 पाई का। ठीक, तो ये वैल्यू है म्यू नॉट अपान 4 पाई की। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। इसकी वैल्यू है 10⁻⁷ और इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या डाल दें? सेकेंड। ठीक, अब इसमें रिलेशन लाना ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर। जब समीकरण 1 को आप 2 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? ऊपर है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 इंटू 10⁹ यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नीचे म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या है? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो बचा क्या? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उधर देखो ध्यान से, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁻16। ठीक, अब बचा गया हमारे पास एम्पियर स्क्वायर, सबसे ऊपर चला जाएगा तो आएगा एम्पियर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल करें तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है Q बराबर IT। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। I का मात्रक क्या है? एम्पियर। टाइम का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो कूलम की जगह हम रख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। यह रख दे, क्या आ जाएगा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻16 और
ये आएगा एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अपान में क्या कूलाम की जगह रख देंगे एम्पियर सेकेंड, तो नीचे आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कर जाएगा। ठीक, क्या बचा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 3 × 10 की पावर ये 16 है भाई, इसको लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, 9 × 10 की पावर 16 है। और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, अर्थात इसको पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, वर्ग लिखेंगे तो 9 × 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल c, तो ये आपका प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर है। यहां से अगर हम दोनों तरफ का वर्गमूल ले लें तो 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा c, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा c। ये μ0 और एप्सिलॉन नॉट में संबंध का सूत्र है। ठीक, अब हम तुम्हें बता दें कभी कभी परीक्षा में क्या करता है, μ0 एप्सिलॉन नॉट का विनी सूत्र पूछता है। तो अब ऐसा सोच रहे होंगे कि μ0 का विनी सूत्र पता हो और एप्सिलॉन नॉट का पता हो तो हम निकाल लें μ0 एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल का। लेकिन अगर आपको ये पता है तो इससे भी निकल आएगा। देखो μ0 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना कभी हमसे कुछ मान तो हो गया उसका c के बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का। अगर हमसे पूछे μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा बताओ तो आप क्या बताएंगे? देखिए μ0 एप्सिलॉन नॉट का विनी सूत्र कैसे निकालें, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c स्क्वायर है ना। अब अगर हम यहां से करें कि μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा तो उल्टा कर दे 1/c स्क्वायर, विमा निकाल। ये इधर विनी सूत्र निकालेंगे μ0 एप्सिलॉन नॉट का, इधर जब निकालेंगे तो ये प्रकाश की चाल है, चाल का विनी सूत्र LT-1 होता है, तो ये LT-1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं नीचे L2T-2। अब इसको ऊपर अगर ले जाएं तो क्या आ जाएगा L-2T। ये μ0 एप्सिलॉन नॉट का विनी सूत्र। अच्छा अगर हमसे इसका पूछा जाता 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का, तो विनी सूत्र कैसे निकालते हैं, उल्टा हो जाता है इसे। चाहे इससे देखो LT-1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता L2T-, LT-1 का होल स्क्वायर तो L2T-2 हो जाता है। और अगर μ0 एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाए तो L-2 और क्या हो जाएगा T2। इस प्रकार से हम और देखें, अगर पूछा जाए 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इसका वर्गमूल है, रूट लगा, इसका भी सूत्र बताओ तो c के बराबर है। और c का भी सूत्र क्या होता है, c का भी सूत्र है LT-1, इसका निकाला जा सकता है। देखो कोई फार्मूला अगर हमें पता हो तो विनी सूत्र निकालना बहुत आसान होता है, और ऐसे ही लिखना याद रखना विनियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए विनी सूत्र सभी याद नहीं किए जाते हैं। विनी सूत्र जो है सूत्रों की सहायता से निकाले जाते हैं। ठीक, कभी कभार जैसे आपके ट्वेल्थ में भी विमा पूछ देता है, तो विमा तो मान लो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन कभी कभार पूछ देता है कि इसका विनी सूत्र क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से फार्मूले से निकाल सकते हैं। आप देखिए ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, किस दिशा में उत्पन्न हुआ। जैसे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश है, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, सदिश क्वांटिटी है। ठीक, तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़ने। ठीक, धारावाही चालक के कारण लिखेंगे यहां पे, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम।
धारावाही चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दिशा ज्ञात करने के नियम लिखेंगे। देखिए ये पता है हमें कि धारावाही चालक क्या करता है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कितना उत्पन्न करता है, बायो-सेवर्ट के नियम ने बता दिया। किस दिशा में उत्पन्न करता है, तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं यहाँ पे। ठीक, दो नियम क्या है, पहला है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ। ठीक, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अब नंबर 1 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि दाएं हाथ की हथेली के दो नियम हैं, एक नियम नंबर 2 है, ये नियम नंबर 1 है। देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर आपका जो है पहला क्या है, जैसे ये हमारे पास कोई चालक तार है, ध्यान देना, इसमें करंट जा रही ऊपर की ओर, तो और स्टेन ने बताया था चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इधर भी उत्पन्न होगा, इधर भी उत्पन्न होगा, यहाँ भी उत्पन्न, सब जगह उत्पन्न होगा, मतलब इधर उधर बोर्ड पर दिखा सकते हैं। ठीक, वैसे इधर भी उत्पन्न होगा चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। तो अगर हमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो कैसे नियम इसका यूज करें, तो सुनिए, हम अपने दाएं हाथ की पूरी हथेली को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार का मतलब है कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो और सारी अंगुलियां आपस में मिली रही, ऐसे फैलाएं। ठीक, यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा जो है अंगुलियों के लंबवत हो और सारी अंगुलियां आपस में मिली रही, ठीक, ऐसी कंडीशन में फैला, तब यदि अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, जैसे इस चालक में धारा ऊपर है तो अंगूठा तुम्हें ऊपर रख दे। ठीक, चालक में धारा नीचे होती तो अंगूठा नीचे, तब यदि चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में अंगूठा हो और फैली हुई अंगुलियां उधर हो जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जैसे हमें चुंबकीय क्षेत्र इधर ज्ञात करना है तो अंगुलियां इधर, हमें इधर ज्ञात करना होता तो अंगुलियां इधर होती। ठीक, और फैली हुई अंगुलियां उधर हो जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तब हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा, मतलब हथेली है इसके लंबवत धक्का देने की दिशा ऐसे है, या ऐसे करोगे तो ऐसे आएगी। ठीक, ऐसे करोगे तो ऐसे आएगी। हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, हमने बोला P पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो हमने तुरंत अपना दाहिना हाथ लिया, देखा ऐसे फैलाया, अंगूठा धारा की दिशा में कर लिया, उंगलियां उधर कर ली जैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ऐसे तो होगा। तो हथेली के लंबवत धक्का किधर दोगे, अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बोर्ड के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत नीचे या अंदर की ओर है तो क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अच्छा बिंदु Q पर अगर हम पूछते तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आती, हाथ फैलाया, अंगूठा देखा धारा की दिशा में, उंगलियां बिंदु Q की ओर कर दें, आप देखिए हथेली के लंबवत धक्का किधर दोगे, बाहर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी यहाँ पे, बाहर की। समझ आया? अब जैसे हमारे पास ये चालक है, इसमें धारा इधर जा रही है, हमें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालना है, यहाँ Q पर निकालना है, नियम लगाएंगे, धारा किधर जा रही है, उधर की ओर, बिंदु P पर पहले निकालेंगे, धारा की दिशा इधर हो गई, बिंदु P की ओर हमारी सारी अंगुलियां मिली हुई हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, बाहर की ओर, धक्का बाहर की ओर लगेगा। अगर बिंदु Q पर निकाले तो धारा आपकी किधर जाएगी, इधर जा रही है, तो बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो नियम जब लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगा, धारा की दिशा ये हो गई, फैली हुई अंगुलियां की बिंदु Q की ओर हो गई, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा किधर होगी, अंदर की। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा
वो बाहर की ओर होगा तो डॉट लगा देंगे, यहां पर चूंकि क्षेत्र अंदर की ओर होगा तो क्या लगा देंगे, क्रॉस। ठीक, तो नियम में क्या लिखें कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, ठीक, या दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं, या दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं। यदि अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, ठीक, या तो ऐसे लिख दो यहां पे, दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो, अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो, अंगुलियों के लंबवत हो, तथा सभी अंगुलियां आपस में मिली हूं, मतलब ऐसे सभी अंगुलियां आपस में मिली हूं, सभी अंगुलियां आपस में मिली हूं, आपस में मिली हूं, ठीक। तब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें या उसकी दिशा में हो, तब यदि अंगूठा चालक में धारा की दिशा में है, अंगूठा जो है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की डायरेक्शन में हो, कौन, अंगूठा, तब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, तथा अंगुलियां उधर हो, जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उधर हो जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा, धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, दिशा होगी, ठीक है। याद रखिए, नियम थोड़ा लगाते समय दे, पहले हम पंजे को कैसे फैलाते हैं ये ध्यान रखो, अंगूठा किधर रखते हैं ये ध्यान रखना है, थैली और उंगलियां किधर रखते हैं, जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिधर निकालना है। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। जैसे आपने बिंदु क्यू पी पर इधर निकाला था तो ऐसे अंदर की ओर निकला था, बिंदु क्यू पर इधर निकाला था तो किधर निकला था, बाहर की ओर निकला था, पहले नियम के अनुसार। अब आते हैं दूसरा, नंबर 2, मैक्सवेल का
दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लिखेंगे। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ध्यान देंगे सभी लोग। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेंचकस पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि जो पेंचकस की नोक है या पेंच की नोक है, जैसे पेंचकस घुमाओगे तो पेंच की नोक आगे या पीछे हटेगी, जिस पेंच को हम कस रहे होंगे या ढीला कर रहे होंगे, तो पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। चाहे धारा की दिशा, जैसे मान लो वायर ऐसे है तो धारा अगर ऐसे जा रही है तो पेंच की नोक इधर खिसके, धारा ऐसे जा रही है तो पेंच की नोक किधर जाए, अंदर की ओर जाए। तो पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अभी लगाकर ये बताते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ में पेंचकस पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंचकस घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, याद रखेंगे कि जिस दिशा में पेंच की नोक आगे बढ़े। देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने पहले वाले नियम से उधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर निकाला था, इधर बाहर निकाला था। ठीक, क्या दूसरा नियम भी यही बताएगा कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर आएगा और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आएगा? बिल्कुल बताएगा। अपने दाहिने हाथ में पेंचकस की कल्पना कर रहे हैं और इसको इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में बढ़े। आप सोचो जरा, धारा इस तार में ऊपर की ओर जा रही है तो पेंचकस में ऐसे पकड़ना है, नोक पेंच ऊपर होगा नहीं कसने के लिए या ढीला करने के लिए, तो पेंच की नोक आगे कब बढ़ेगी? जब पेंचकस ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तभी तो आगे बढ़ेगी। तो पेंच कसेगा ऊपर की ओर जाएगा, धारा की दिशा में आगे बढ़ा। तो हमने देखो पेंचकस घुमाने के लिए अंगूठा देखो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे करते हैं, तो अंगूठे का संकेत किधर की ओर जाता है? अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालें, यहां भी वही बात आएगी, बिल्कुल पेंचकस ऐसे पकड़ा, ठीक, देखना ऐसे घुमाया, पेंच की नोक ऊपर जाएगी, पेंच की नोक ऊपर जाएगी, अंगूठा किधर संकेत करेगा? बाहर। जिधर निकालना हो उस प्रकार से अंगूठा रख ले, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकल आएगी। ठीक, सेम वही बात है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ये इसमें करंट इधर जा रहा है, हमसे कहा गया भाई इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो हमने तुरंत पहला नियम सोचा कि दाएं हाथ के पंजे को फैला लिए, धारा की दिशा में अंगूठा रख लिया, धारा की दिशा में उंगलियां उधर कर दी, इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, उंगलियां इधर होंगी, तो हथेली के लगभग धक्का देने के साथ इधर रहेगी, अंदर की चुंबकीय क्षेत्र अंदर की। ठीक, दूसरे नियम से देखो,
पेज की नोक इधर बढ़ानी है क्योंकि धारा इधर जा रही है, हमने पेज को ऐसे पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया, ऐसे करने लगे। तो बार बार अंगूठा संकेत कर रहा है अंदर की, बार बार अंगूठा यही बता रहा है किधर की ओर, अंदर की, अंदर की ओर। तो दोनों नियम बात एक ही है, ठीक, लेकिन हम लोग अधिकतर इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बड़ा आसान है, ठीक। हाथ उठाओ, थप्पड़ मारो, है ना, तुरंत दिशा पता चलेगी, ठीक। तो ये धारा की दिशा में रखना है, ये उधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकलना है, बट डायरेक्शन कंप्लीट होती चली जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने नियम जो पढ़े हैं उनको तैयार करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इन नियमों का यूज करेंगे और हम डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक।